रहमतुल्लाह अलैह फातिह बैतुल मक़दस दरबार में बैठे हुए थे। उस वक्त खुशी का समा चल रहा था, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दुश्मन से बगैर जंग किए मुज़ाकरात से ही बड़ा किला फतह कर लिया था। और इसी खुशी में उस वक्त सुल्तान की अदालत में खुशी का समा चल रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि जाकर ऐलान कर दो कि जो कोई गरीब है, कोई फरियादी है, वो अपनी फरियाद लेकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाए, इसकी हर फरियाद पूरी की जाएगी। वक्त गुजरने लगा। थोड़े से वक्त के बाद एक एक करके फरियादी अदालत में आने लगे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खुशी की वजह से लोगों के मसाइल सुनना शुरू हो गए और इनको हल करने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने दरबार में लोगों के मसाइल हल कर रहे थे कि इतने में एक मदारी दरबार में हाजिर हुआ। वो अपनी डुगडुगी बजा रहा था और इसके साथ एक बहुत ही मोटा ताजा रीछ था। एक सिपाही ने इसको दरवाजे पर रोका और कहा कि इस रीछ के साथ तुम अंदर नहीं जा सकते, ये एक वैशी जानवर है और ये हमारे सुल्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ये सारा मंजर देख रहे थे। सुल्तान ने अपने एक मुहाफिज को भेजा और कहा, जाकर संतरी को कहो कि इस मदारी को इसके रीछ के साथ अंदर आने दे। वो मदारी अपने रीछ के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने पेश हुआ। सुल्तान ने कहा, बताओ ए मदारी, तुम्हारी क्या फरियाद है? इसने कहा, हुजूर, मैं कभी किसी से कोई चीज मुफ्त में नहीं लेता और ये मेरे बाप की मुझको नसीहत है और मैं आपसे भी कुछ भी मुफ्त में नहीं लेना चाहता। जब से होश संभाला है उसी वक्त से ये रीछ मेरे पास ही है। मैं लोगों को इस रीछ के करतब दिखाकर इनको खुश करता हूँ और लोग खुश होकर जो चीज अपनी खुशी में देते हैं मैं इसको अपने दिल से कबूल करता हूँ। लिहाजा मैं आपको भी अपने रीछ के करतब दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको मेरे रीछ के करतब पसंद आ जाए तो आपका जो दिल करे आप मुझे दे देना, अगर ना करे तो मैं वापस चला जाऊंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को इस मदारी की ये बात बहुत पसंद आ गई। सुल्तान ने कहा, तेरी बात दुरुस्त है, तुम अपने रीछ के साथ करतब दिखाओ। इस रीछ ने अपने मालिक के कहने पर सबसे पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को सलाम किया। इसके बाद वह मुख्तलिफ इशारे करने लगा। तमाम दरबारी हैरान थे, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस रीछ के करतब को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सुल्तान को खुश देखकर तमाम लोग हैरान हो गए कि हुजूर, इस रीछ के करतब की हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही, ये अजीबो गरीब इशारे कर रहा है, लेकिन आपके मुस्कुराने की क्या वजह है? तो सुल्तान ने कहा, इस रीछ ने अपनी इन हरकत से मुझे 3 नसीहतें की और ये 3 नसीहतें मैं अपनी जिंदगी में बड़े बड़े मदारिस, बड़ी बड़ी जंगों में भी हासिल नहीं कर सका। ये सुनकर सुल्तान के एक वजीर ने कहा, हुजूर, अगर आप मुनासिब समझें तो आप हम सबको इस रीछ की बताई गई 3 नसीहतें बता दें, ताकि वो 3 नसीहतें हमें अपनी जिंदगी में काम आ सके। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे और कहा, मैं तुम्हें इन 3 नसीहतों के साथ एक और नसीहत करूंगा और वो नसीहत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नसीहत है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बारी बारी रीछ की बताई गई 3 नसीहतें दरबारियों को सुनाई और फिर सुल्तान ने कहा, सबसे आखिरी और चौथी नसीहत जिसने मुझे अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा सबक सिखाया था, जो दुनिया के किसी मकतब या मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता। तमाम दरबारियों को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की बातों में तजस्सुस पैदा होने लगा और तमाम लोग सोचने लगे कि आखिर सुल्तान हमें चौथी नसीहत कौन सी करने वाले हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरी चौथी नसीहत यह है कि कभी भी किसी वैशी जानवर पर एतबार नहीं करना चाहिए, वो जानवर आपका कितना ही वफादार क्यों न हो। यह सुनकर इस मदारी ने कहा, हुजूर, मैं आपकी इस बात से इत्फाक नहीं करता। यह रीछ मैंने बचपन से पकड़ा और आज तक इस रीछ ने मुझे जरा भी खराज तक नहीं पहुंचाई। मैं इसे अपने बच्चों से ज्यादा अजीज रखता हूँ। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वैशी जानवर वक्त आने पर ही अपनी वैशियत दिखाता है, लिहाजा तुम्हारी जिंदगी में वो वक्त नहीं आया होगा, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो फिर बताकर नहीं आता। इतने में एक वजीर ने कहा, हुजूर, हमने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े वैशी जानवर देखे जिन्होंने अपने मालिक के साथ वफादारी की, लिहाजा आपकी ये चौथी नसीहत हमारी समझ में नहीं आ रही। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ और वो वाकया कोई आम वाकया नहीं, ये वाकया एक अटल हकीकत है कि जिसको सुनने के बाद तुम सब लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तमाम दरबारी हैरान हो गए और सुल्तान की बातें हैरानगी से सुनने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि ये वाकया एक गांव का है और इस वाकये ने इस गांव को हिलाकर रख दिया था। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 12 साल थी। मेरे बाबा ने मुझे इस मदरसे में पढ़ने के लिए भेज दिया। वो गांव तो इतना तरक्की याफ्ता नहीं था, लेकिन वो मदरसा आम मदरसा नहीं था।
اس میں بڑے بڑے وزیر، عمرہ اور ذہین طالب علم ابدی روشنی سے منور ہو رہے تھے۔ میرے بابا بھی چاہتے تھے کہ میں ایک اچھا بہادر جنگجو بننے سے پہلے ایک اچھا طالب علم بن سکوں، کیونکہ سلطنت کو چلانے کے لیے صرف بہادری کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس گاؤں میں ایک مداری رہتا تھا، اس کے پاس ایک بندر، ایک بکری اور ایک ریچھ تھا۔ وہ مداری اپنی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اپنے بندر، بکری اور ریچھ کے کرتب دکھا کر لوگوں کو خوش کرتا، اور لوگ اس سے خوش ہو کر تھوڑے تھوڑے سکے اس کے کٹورے میں ڈالتے اور کوئی اناج وغیرہ دیتا، اور اسی کام سے اس کی زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ اس گاؤں میں میلوں کے علاوہ سب سے بڑی تفریح کا ذریعہ وہ مداری تھا۔ وہ گاؤں کے بچوں، حتیٰ کہ گاؤں کے بزرگ بھی اس کے ان تینوں جانوروں کے کرتب دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ لوگ اس سے اس قدر خوش ہوتے کہ آس پاس کے بڑے بڑے گاؤں کے چودھری اس کو اپنے پاس گاؤں میں بلواتے اور اس کے ریچھ اور بندر کے کرتب دیکھ کر لطف اندوز ہوتے اور اس کو اچھا خاصا انعام دیتے۔ اور اسی گاؤں میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی رہتی تھی، اس کا نام حسینہ تھا۔ اس کے باپ نے اس کی شادی اسی گاؤں کے ایک نوجوان پڑھے لکھے آدمی سے کر دی۔ وہ نوجوان بھی اپنی بیوی کی طرح بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ ان کی جوڑی پورے گاؤں میں سب سے نایاب جوڑی تھی۔ حسینہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اس جیسی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حتیٰ کہ 12 سال کی عمر میں جب اس لڑکی کو دیکھتا تو میرے دل میں خیال آتا کہ یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا، یعنی کہ وہ خالق، وہ مصور کیسا ہوگا۔ اس کے حسن کے چرچے آس پاس کے گاؤں میں ہونے لگے۔ اس کے حسن کی شہرت اتنی زیادہ ہوئی کہ آس پاس کے بڑے بڑے لوگوں کی بیویاں اس سے ملنے کے لیے آتی تھیں۔ وہ ہنسی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو پہلے تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے شوہر نے گھر کے اوپر سیڑھیوں سے چھت کے اوپر جانے کا راستہ بنایا تھا، کیونکہ اسے بھی اس مداری کے جانوروں کا کرتب دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جب مداری آس پاس کے گاؤں سے اپنے جانور کا کرتب دکھا کر اس گاؤں میں داخل ہوتا اور اپنی ڈگ ڈگی بجاتا تو اس ڈگ ڈگی کی آواز سن کر گاؤں کے بچے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے۔ ان کا شور سن کر وہ حسینہ بھی سیڑھیوں سے چھت پر چڑھ کر اس مداری کے ریچھ، بندر اور بکری کے کرتب دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ اس کا شوہر تاجر تھا، وہ اکثر دن کو باہر رہتا اور شام کو واپس آتا۔ ایک دن حسینہ اپنے گھر میں کھانا تیار کر رہی تھی، اتنے میں اسے گاؤں کے بچوں کی آواز سنائی دی اور اس کے کانوں پر اس مداری کی ڈگ ڈگی کی آواز سنائی دی تو اس نے جلتے چولہے کو وہیں چھوڑا اور خود سیڑھیوں سے چھت پر چڑھ گئی تاکہ اس مداری کے بندر، بکری اور ریچھ کے کرتب کو دیکھ سکے۔ اب حسینہ چھت پر چھپ کر یہ شغل دیکھ رہی تھی۔ مداری نے سب سے پہلے بکری کے کرتب دکھائے، پھر اس بندر کے کرتب دکھائے اور آخر پر اس نے تمام گاؤں والوں کو مخاطب کر کے اپنے ریچھ کے کرتب دکھانا شروع کر دیے۔ ریچھ اپنے کرتب دکھا رہا تھا کہ اتنے میں اچانک ریچھ کی نظر اس حسینہ پر پڑ گئی۔ ریچھ نے کرتب دکھانا بند کر دیے۔ اس کے مالک نے ڈگ ڈگی بجائی، لیکن اس کا ریچھ صرف اس حسینہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس حسینہ کی تصویر اس ریچھ کی آنکھوں میں سما گئی تھی۔ مداری نے سمجھا کہ شاید ریچھ اب تھک چکا ہے۔ اس نے گاؤں والوں کو خدا حافظ کہا اور اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ اس نے جا کر ریچھ کو اپنے پنجرے میں بند کر دیا اور رسی کے ساتھ باندھ کر کھانا کھا کر سو گیا۔ ادھر حسینہ بھی اپنے شوہر کے لیے کھانا تیار کر کے انتظار کرنے لگی۔ اس کا شوہر گھر آیا، دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور سونے کا انتظام کرنے لگے۔ ادھر ریچھ اپنے پنجرے میں تڑپ رہا تھا، وہ اس حسینہ پر عاشق ہو چکا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس ریچھ کی وجہ سے اس گاؤں پر کتنی بڑی قیامت آنے والی ہے۔ آخر اس ریچھ کی وحشیت سے اس قوم میں کیا ہونے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ مداری گدے گھوڑے بیچ کر تھکاوٹ کی وجہ سے سو رہا تھا۔ ریچھ نے غصے میں آ کر رسی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جب ریچھ نے رسی کاٹ دی تو اس نے لاتوں سے اس پنجرے کو توڑا اور اس حسینہ کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہ حسینہ کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو آگے سے دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے پر لاتیں مارنا شروع کر دی، لیکن دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ جب ریچھ کو بہت غصہ آیا تو اس نے ایک زوردار ٹکر دروازے پر ماری، جس سے دروازہ ٹوٹ گیا۔ اتنے میں حسینہ کے شوہر اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ڈر گئے کہ گھر میں شاید کوئی چور گھس آیا ہے۔ حسینہ کے شوہر نے جیسے ہی دیا جلایا تو اس کی نظر اس مداری کے ریچھ پر پڑی جو ان کے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دونوں بہت ڈر گئے اور اس نے ریچھ کو روکنے کی کوشش کی تو ریچھ نے ایک پنجہ مارا اور حسینہ کے شوہر کو پٹخ کر پھینک دیا۔ اس کا شوہر دیوار پر ٹکر کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ وہ سیدھا کمرے میں گیا۔ حسینہ پہلے سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ ریچھ نے حسینہ کو اٹھایا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اتنے میں اس کے شوہر کو ہوش آیا۔ اس نے روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن پھر بھی ریچھ نہ رکا۔ حسینہ کا شوہر پورے گاؤں میں چیخنے چلانے لگا۔ سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا اور تلاش کرتے کرتے اس مداری کی جھونپڑی کے گرد پہنچ گئے۔ مداری کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ریچھ نے ایک پتھر پر اس لڑکی کو بٹھایا ہوا ہے۔ وہ لڑکی بہت ڈری ہوئی ہے اور وہ ریچھ اس کے پیر چاٹ رہا ہے۔
सारे गांव वाले समझ चुके थे कि ये रीछ इस हसीना पर आशिक हो चुका है, लिहाजा हर कोई इस रीछ के गुस्से को देखकर इसके करीब जाने से डर रहा था। इतने में मदारी ने कोशिश की कि किसी तरह इस रीछ के चुंगल से लड़की को बचाया जाए, लेकिन जैसे ही मदारी रीछ के करीब गया तो इसने मदारी पर भी हमला करने की कोशिश की। मदारी भी समझ चुका था कि यह रीछ अब पागल हो चुका है, इसको किसी और तरीके से इस लड़की को बचाना होगा। इनमें से एक समझदार आदमी ने कहा कि जानवर सबसे ज्यादा आग से डरता है, लिहाजा इसके आगे कोई जलती हुई चीज फेंको, ये जैसे ही आग से डरकर पीछे होगा हम इस लड़की को वहां से निकाल लेंगे। और उस आदमी की यह तरकीब काम कर गई और इस लड़की को आजाद करवा लिया गया। अब गांव वाले इस मदारी पर बहुत गुस्सा हो गए और चौधरी ने इस मदारी को गांव से बेदखल कर दिया और कहा कभी इस गांव में दाखिल होने की कोशिश ना करना। अब वो मदारी रीछ को पकड़ कर ले गया। वक्त गुजरता रहा, एक हफ्ता गुजरा के अब मदारी ने सोचा कि ये गांव वाले सारी बात भूल चुके होंगे और ये रीछ भी जानवर है, ये भी सब कुछ भूल चुका होगा, लिहाजा अब अपने गांव में वापस जाना चाहिए। अब खामोशी से मदारी अपने रीछ, बंदर और बकरी को लेकर अपनी झोंपड़ी में आ गया और इसने दोबारा से इस पिंजरे को मुरम्मत करके इसमें रीछ को मजबूती के साथ बांध दिया और फिर से रात को सो गया। अब हसीना भी ये बात थोड़ी थोड़ी भूल चुकी थी, लेकिन इसके दिल में ये खौफ अभी तक मौजूद था। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ फिर से रीछ में वहशियत जागने लगी और इसने फिर से रस्सी काटी और पिंजरे को तोड़कर हसीना के घर की तरफ दौड़ लगा दी। अब जैसे ही वो इस हसीना के घर पर पहुंचा तो दरवाजे के शोर को देखकर इसके शोहर को पता चल चुका था कि फिर से रीछ आ गया है। वो अपनी बीवी को साथ लेकर एक कमरे में गया और इसका दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, लेकिन रीछ जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो इसने खुशबू सूंघकर पता लगा लिया कि किस कमरे में हसीना छुपी हुई है। इसने इस कमरे का दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। इसके शोहर को भी अब यकीन हो चुका था कि आजा ज्यादा देर तक इस रीछ को नहीं रोक पाएगा। इसने हसीना को एक बड़े संदूक में लिटाकर संदूक को बंद कर दिया। जैसे ही रीछ ने दरवाजा तोड़ा इसने इसके शोहर पर हमला कर दिया और इसको वहीं पर मार दिया। अब सूंघते हुए वो संदूक पर जा पहुंचा जिसमें हसीना छुपी हुई थी। रीछ ने संदूक खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन संदूक किससे खुल ना पाया। अब इसने अपनी टकरों से इस संदूक को तोड़ना शुरू कर दिया। अब हसीना इसमें मौजूद थी, कभी वो इस दीवार पर मारता तो कभी उस दीवार पर। इसी दौरान हसीना को काफी चोटें आने लगी, वो बहुत डर गई, लेकिन रीछ ने फिर भी रहम ना खाया और संदूक को मारते मारते इसने हसीना की जान निकाल कर रख दी। जब गांव वाले शोर सुनकर इसके घर में पहुंचे तो रीछ हसीना का काम तमाम कर चुका था। गांव वालों ने कुल्हाड़ियां और तलवारें निकालकर इस रीछ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस मदारी को पकड़कर काजी साहब की अदालत में ले गए ताकि काजी साहब इसको सजा सुना सके। और इस रीछ की वसीयत की वजह से एक ही घर में एक ही दिन में इस गांव में 2 जनाजे उठे। हालांकि वो रीछ बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इस मदारी के साथ था, लेकिन जब इसके अंदर वहशियत जागी तो इसने ना सिर्फ अपने मालिक का ख्याल किया और ना ही गांव के आदमी का ख्याल किया और अपनी वहशियत में आकर इसने इस हसीना को भी कत्ल कर दिया और इसके शोहर को भी मार दिया। और इसके बाद वो गांव बहुत सुनसान हो गया और इस गांव में लोगों ने मेले करना भी बंद कर दिए। हत्ता के लोग जो चंद साल पहले बहुत खुशी खुशी रह रहे थे, अब इस गांव में उदासी फैल गई थी और इस रीछ का खौफ इस गांव की हर लड़की के दिल में बैठ गया था। लिहाजा मैंने इसलिए तुम्हें कहा है कि कभी भी वैशी जानवर पर एतबार नहीं करना चाहिए, चाहे वो जानवर तुम्हारा कितना ही वफादार क्यों ना हो। यह सुनकर वो मदारी भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने झुक गया और कहा, हुजूर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हुजूर मेरी अपनी एक इकलौती बेटी है जो कि अभी 10 साल की है और वो भी बहुत खूबसूरत है, और इस वाकये को सुनने के बाद मेरे दिल में एक खौफ बैठ गया है कि कहीं ये वाकया दोबारा तारीख में ना दोहराया जाए। लिहाजा मैं अभी इस रीछ को आजाद करना चाहता हूं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस मदारी से ये रीछ लेकर जाकर जंगल में आजाद कर दो ताकि ये दोबारा आबादी की तरफ ना आ सके। तो चंद सिपाहियों ने कहा कि ये एक वैशी जानवर है, इससे पहले कि ये किसी लड़की के साथ कोई ज्यादती करे मैं तो कहता हूं कि हम इसे जान से मार देते हैं। सुल्तान ने कहा नहीं। तो फिर सिपाहियों ने इस रीछ को पकड़ा और इसको जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मदारी को 500 सोने के सिक्के दिए और कहा कि तुम जाकर इससे अच्छा सा कारोबार करो ताकि तुम्हें जिंदगी में इस रीछ की कमी महसूस ना